वेलकम बैक बच्चों आज हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इंटरेक्शंस कैसे होती है रेडिएशंस की मैटर के साथ या हाउ रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर। उसके बाद हम कवर करेंगे फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है और फाइनली थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बच्चे ये टॉपिक्स हैं, ये हमारा आता है फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आता है। तो जो सबसे पहले है ये हमारे पास आता है हाउ या इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये इसको बोल सकते थे हम लोग हाउ रेडिएशंस इंटरेक्ट विद मैटर। तो क्या बोला, हम दो लाइन में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, व्हेन रेडिएशंस आर incident on any matter then absorption of radiations, और रेडिएशंस किससे बनी होती है, फोटोन से, और फोटोन ऑफ रेडिएशंस टेक प्लेस बाय molecules of matter या molecules of that substance, by molecules of that substance, and molecules will go in higher energy state or we can say molecule become एक्टिवेटेड। ऐसा ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, तो यहां पे हम दूसरी चीज क्या लिख सकते थे, एंड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस सब्सटेंस बिकम एक्टिवेटेड, सब्सटेंस बिकम एक्टिवेटेड, इट गो इन एक्टिवेटेड स्टेट। देखो ये जो लाइन लिखी हम लोगों ने यहां से यहां तक, इन सभी की जगह में एक सिंपल सी लाइन भी लिख सकता था, ये वाली। तो क्या हो, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस take place by molecules of that substance and molecule will go in higher energy state, या मैं बोल सकता था on absorption of radiation substance become activated. Now the activated molecules lose energy in different ways as a result of which chemical reaction may or may not take place। देखो बच्चे सिंपल सी बात हम लोगों ने क्या की, अगर मैंने सबसे पहले रेडिएशंस को इंटेक्ट करवाया, ऐसा देखो रेडिएशंस आर इंसिडेंट किसके ऊपर, ये हमारा मैटर था, तो मैटर के ऊपर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस टेक प्लेस, एज ए रिजल्ट ऑफ इट मोलिक्यूल्स विल गो इन एक्साइट, मोलिक्यूल्स गो इन एक्साइटेड स्टेट, ऐसा बोल सकते हैं, या मोलिक्यूल्स विल बिकम एक्टिवेटेड। या हम बोलेंगे मोलिक्यूल्स विल गो इन हायर एनर्जी लेवल्स। तो हम ये पॉइंट बोला, उसके बाद हमारे पास ये आ गया मोलिक्यूल गो इन हायर एनर्जी स्टेट। अब जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किए बच्चे, वो वापिस से हमारे पास क्या कर रहा है, रिलीज करेगा। तो कह रहे हैं जब ये एनर्जी को लूज करेंगे, जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो सब्सटेंस या मोलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स नहीं एक्साइटेड स्टेट में, जब लूज करेगा तो डिफरेंट वेज से हो सकता है, दे विल लूज एनर्जी बाय डिफरेंट वेज। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारी कोई केमिकल रिएक्शन, वो कैसा पाथवे होगा जिससे ये रिलीज करेगा एनर्जी, उससे केमिकल रिएक्शन हमारी हो भी सकती है, ऐसा केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, और वो नहीं भी हो सकती है। तो अब ऐसे कौन से दो पाथवे हैं, तो एक हम बोलते हैं इसको फोटोफिजिकल प्रोसेस। तो जब एनर्जी रिलीज तो हो रही है लेकिन वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसको बोलते हैं फोटोफिजिकल, फोटोफिजिकल प्रोसेस।
यानी कि ये ऐसे प्रोसेस है जो लाइट की प्रेजेंस में होंगे, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एनर्जी को लूज करेंगे, लेकिन वहां पर जो एनर्जी लूज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। यहां पे एनर्जी किसकी फॉर्म में लाइट होती है, यहां पे एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ लाइट। यानी कि यहां पे लाइट की फॉर्म में ही, यानी कि रेडिएशंस क्या थी हमारे पास, अरे रेडिएशंस थी, वो रेडिएशंस के उन्होंने रेडिएशन से एनर्जी, रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, एनर्जी को ऑब्जर्व किया। अब वो एनर्जी को लाइट की फॉर्म में वापस से रिलीज कर रहे हैं, लाइट की फॉर्म में उन्होंने रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया था, इसकी वजह से यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर द प्रोसेस, जो हमारे एग्जाम में आएगा, एक्चुअली फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल में डिफरेंस आएगा या इसकी डेफिनेशन आएगी, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर द प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बट नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब इसी में अगर पॉइंट्स के थ्रू लिखें तो पॉइंट से इजी हो जाएगा, या अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद जो हम दूसरी लाइन इसके अंदर लिखेंगे क्या, कि द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज लॉस्ट बाय द activated molecules in form of light, अब यहां पे बोला if the energy is lost instantaneously, if energy is lost in form of light instantaneously, then it is called fluorescence, and if it is lost slowly then it is called phosphorescence। देखो कुछ नहीं बोला बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि जो अब्जॉर्व किया था लाइट का, यानी कि एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हुआ था इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि रेडिएशंस क्या है हमारे पास, अरे लाइट की फॉर्म थी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रेड ब्लू ग्रीन जितने भी हमारे पास, अगर विजिबल रीजन की बात करो तो रेडिएशंस होंगे, वो लाइट रेडिएशंस, क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, तो इन कलर्स को और इनके एनर्जी को मेजर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि विजिबल रीजन के अंदर था। अब क्या हुआ, तो ये कह रहे अब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का, मोलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट मोलिक्यूल्स ने इस एनर्जी को लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, अगर वो उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली एमिट करता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंस, अगर वो स्लोली लॉस्ट करता है एनर्जी को उसको हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। इस फ्लोरिसेंस और ये फोस्फोरेसेंस क्या होता है, इसको हम डिटेल में आगे हमारे लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, तो अब इतना ही करना था हम लोगों के लिए। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है फोटो केमिकल प्रोसेस, इसकी भी डेफिनेशन ही हमारे पास आती है, क्या बोलते हैं, दीज आर द प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्या है कि इसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, दीज आर द प्रोसेस which take place on absorption of light but chemical reaction will take place, in them, yeah, in it, as the activated molecules may associate, dissociate or react with other molecules and undergo a chemical reaction। क्या हुआ, कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में थे वो डिसोसिएट भी हो सकते हैं
एसोसिएट भी हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, और अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास, तो हम यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। हम क्या किए, यहाँ पे देखो हमारे पास 6 CO2 है प्लस 6 H2O था, तो यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2 हमारे पास ऐसा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल थे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को, उसकी प्रेजेंस में अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो, रिएक्ट करेंगे और हमारे पास ग्लूकोज और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई थी और यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो गई। तो इसके बाद हमारे पास एक आता है डिफरेंस, फोटो केमिकल प्रोसेस के बीच में एंड थर्मल प्रोसेस के बीच में। देखो हमें एक कोई भी एक के बारे में लिख दे, दूसरा उसका क्या लिखना है, अपोजिट लिखना था बच्चे। तो सबसे पहले क्या है, दीज रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, दीज रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क। ये डार्क में भी हो सकती हैं, लेकिन दीज रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट अगर नहीं होगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी। अब यहां पे दूसरा पॉइंट अगर हम लिखें कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, द एक्टिवेशन एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन्स, कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा उसी से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होगी, क्योंकि हमें कुछ एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अगर हमारा ये रिएक्टेंट है, केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें कुछ यहाँ पे इस एनर्जी की मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उस केमिकल रिएक्शन होने के लिए, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन थ्योरी जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें बोला कि जो कोलिजन्स होते हैं, एक्टिव कोलिजन्स होंगे हमारे पास, वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शंस हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जो होगी, यहां पे सेकंड जो हम एक्टिवेशन एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय रेडिएशंस, जो रेडिएशंस हमने एब्जॉर्ब किए हैं सब्सटेंस ने या मैटर ने, जो मॉलिक्यूल्स ने, वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास होता है जो गिव्स फ्री एनर्जी, हम बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि जो डेल्टा जी है इन रिएक्शंस में ऑलवेज नेगेटिव होगा ही होगा। यहां पर हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए, मे नॉट ऑलवेज नेगेटिव, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं, तो यहां पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ओजोनोलिसिस हैव डेल्टा जी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। जब हम थर्मोडायनेमिक्स करते हैं तो हम आप पढ़ते हैं कोई भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब उसका डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास बोलता है डेल्टा जी जो नेगेटिव, डेल्टा जी ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर यहां पे हम बोलते हैं जो रेट डिपेंड होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, थर्मल का मतलब हमें यहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, रेडिएशंस के नहीं। तो यहां पे जो फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। फिफ्थ बोलते हैं दीज रिएक्शंस आर नॉट सिलेक्टिव, दीज आर नॉन सिलेक्टिव। क्या बोला, हम बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी में एक्टिवेट
all the reactants, क्या हुआ देखो, अगर हमारे पास H2Br2 की मैं रिएक्शन करवाता हूं, H2HBr करते हैं, तो अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या करेगा, ये हीट करेंगे तो यहां पे हमारे पास H2 एक्टिवेट हो जाएंगे और Br2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। बट ये बोलते हैं यहां पे ये होते हैं दीज आर सेलेक्टिव एज पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशंस एक्टिवेट एंड पर्टिकुलर रिएक्टेंट। कैसे, अगर हमारी जो वेवलेंथ होगी, अगर मैं यहां से बोलता हूं नियरली 450 टू 500 नैनोमीटर वेवलेंथ करता हूं, तो इस वेवलेंथ की रेडिएशन एक्टिवेट करती हैं ओनली एक्टिवेट Br2 मॉलिक्यूल्स। क्या बोला, दीज आर सेलेक्टिव यानी कि फोटोकेमिकल प्रोसेस इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस एज पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशंस एक्टिवेट एंड पर्टिकुलर रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल 450 to 500 nanometer wavelength can activate only Br2 molecules but not H2 molecules। लेकिन यहां पर अगर मैं हीट की प्रेजेंस में करूंगा तो सभी के सभी एक्टिवेट हो जाएंगे, सभी को थर्मल एनर्जी मिलेगी, सभी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है बच्चे पेपर में, फोटोकेमिकल और थर्मल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। आगे तो हमें ये 5 पॉइंट लिखने। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम सॉल्यूशंस के अंदर रेडिएशंस को पास करवाए तो उनका इंटरेक्ट कैसे होगा। ये तो नॉर्मल मैटर के साथ किया था, तो अब हम देखते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं बच्चे, या हमारे पास आता है कि इंटरेक्शन ऑफ लाइट ओब्लिक रेडिएशंस विद सॉल्यूशन। जिस बार हमारा सब्सटेंस था एक टाइप से, अगर मैं उसको क्या बोल दूं, यहां पर ये लाइट की जगह हम लोगों ने रेडिएशंस लिखा। अगर मैं पर्टिकुलर एक सब्सटेंस ले रहा हूं यानी कि लिक्विड स्टेट में ले रहा हूं, सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर हमने लाइट को पास करवाया, तो उसकी इंटरेक्शंस क्या होगी, या हम दूसरा बोलना चाहें तो बोलेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन सॉल्यूशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, अगर हमारे पास हमने इंसिडेंट करवाई, हमारे पास लाइट को इंसिडेंट करवाया, और लेकिन अब हमारे पास यहां पर क्या है, सॉल्यूशन था। व्हेन ए लाइट इज पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन से पास करवाएंगे लाइट रेडिएशंस को, या लाइट को, या उसके रेडिएशंस को, तो ये क्या होगा, ये मीडियम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन होगा। तो कुछ लाइट का यहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से कुछ रेडिएशंस, ये क्या थी, आई नोट। अगर मैंने बोल दिया कि ये इंसिडेंट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, तो अब इंसिडेंट लाइट क्या होगी, इक्वल्स टू कुछ लाइट इसके अंदर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, तो आई आर, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी। कुछ लाइट इसके अंदर से जब पास होगी तो बच्चे कुछ लाइट इसके अंदर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दूसरा आई ए, एब्जॉर्ब लाइट, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, प्लस कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी, आई टी, ट्रांसमिटेड लाइट। लेकिन ये जो होता है, इसकी जो वैल्यू है ये नेग्लिजिबल होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो नॉर्मल इंसिडेंट लाइट होगी वो किसकी होगी, एब्जॉर्ब लाइट प्लस आई ट्रांसमिटेड लाइट। कि जब हम सॉल्यूशन के अंदर से लाइट को पास करवाएंगे तो वहां पे जो इंसिडेंट लाइट का जो टोटल रेडिएशन होगी वो कुछ उस किसके सम के इक्वल होगा, कुछ लाइट जो ट्रांसमिट होगी या कुछ लाइट एब्जॉर्ब। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड लाइट is studied by two photophysical laws। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो, अगर अगर एब्जॉर्ब ज्यादा होगी तो ट्रांसमिट कम होगी, अगर ट्रांसमिट ज्यादा हो गई तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लाइट का कम होगा। तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा या कम कब कैसे होगा और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हम दो
हमारे पास दो लॉ होते हैं, फोटोफिजिकल लॉ, क्योंकि हम फोटोफिजिकल में क्या थे, केमिकल चेंज तो करते नहीं थे, हमारे पास फोटोफिजिकल जो प्रोसेस था उसमें क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट था और लाइट को हम रिलीज भी कर रहे थे, वहां पे रेडिएशन एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो कह रहे कि ये दो लॉज के अंदर होता है। फर्स्ट हम बोलते हैं लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, और एक दूसरा बोलते हैं बियर्स लॉ, बियर्स लॉ, या इसी को बियर्स लॉ को हम बोल देते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ। तो देखो क्या दो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्ब्ड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज स्टडीड बाय दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, एक तो लैम्बर्ट था उसने स्टडी किया था, दूसरे ने क्या बियर्स लॉ ने, इन दोनों ने इनके बीच में रिलेशंस को स्टडी किया कि भाई ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कब ज्यादा होगा या कम होगा या किस फैक्टर पे स्टडी करता है। तो दिस लैम्बर्ट ने क्या स्टडी किया, ही स्टडीड द वेरिएशन ऑफ absorption of light with the thickness of absorbing substance या absorbing solution बोल सकते हैं, या एब्जॉर्बिंग हटाओ तो इस वर्ड को हटा भी सकते हो, आप लिख सकते हो। तो इसने क्या किया कि अगर मैं थिकनेस बढ़ा दूं, पहले मेरा सॉल्यूशन मान लो 1 सेंटीमीटर वाली ट्यूब के अंदर था, फिर मैंने इस ट्यूब को 10 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि उसकी थिकनेस बढ़ा दी यहां पर, तो अब मेरे पास जो इंसिडेंट लाइट अगर आई नोट आ रहा था, तो अब वो जब इससे पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहां पर लाइट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, यहां पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे, जैसे जैसे इसने बोला कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जब ये पास इधर होके आएगी, अगर यहां से भी अगर इसके हम बोल देते इंटेंसिटी 10 थी, यहां पर भी 10 थी, तो यहां पे जब पास हो रही थी तो मान लेते हैं यहां पे 7 पास हो रही थी, तो लेकिन यहां पर कितनी होगी, 4 ही या 3 ही पास होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो आई नोट किसका सम था, आई ए प्लस आई टी, यहां पर भी आई नोट किसके इक्वल था, आई ए प्लस आई टी, तो यहां पे एब्जॉर्ब ट्रांसमिट ज्यादा होगी, तो एब्जॉर्ब कितनी हुई, केवल 3, तो 3 वाला एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन यहां पे थिकनेस बढ़ गई वहां पे, तो ट्रांसमिट 3 हुई तो एब्जॉर्ब कितनी हो गई, 7। तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है कब, जब हम थिकनेस बढ़ा देते हैं उस एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन या मीडियम की, सॉल्यूशन बोलो या इसी को क्या बोल दो, मीडियम। लेकिन बियर्स ने किसके साथ किया, इसने कंसंट्रेशन, इसने थिकनेस तो देखा ही देखा, थिकनेस तो हो ही चुका था, इसने क्या बोला, इस स्टडी द बियर्स स्टडी द वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट with the concentration of absorbing medium और oblique solution। इसने सेम थिकनेस तो लिया, इसने बोला कि मैं बाई चांस दोनों का हम ऐसा ही करें कि भाई ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर था, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है और यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो 3 मोलर है। तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन के साथ अगर हम करें तो वो आई आएगा और यहां पर भी आई नोट इंसिडेंट आएगी, तो यहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा। तो हमारे एग्जाम में बच्चे इन दोनों के अंदर से एक आएगा ही आएगा ला, कि तो हमारे पास उसकी डेफिनेशन आती कि एक लैम्बर्ट ला क्या होता है, या बियर्स ला या बियर्ड लैम्बर्ट ला क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, बियर्स ला में आ गया तो वेरिएशन स्टडीड the variation of absorption of light with the concentration of absorbing solution or medium. He studied the variation of absorption of light with the thickness of absorbing medium or solution. अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखते हैं, इसमें देखो हम इन दोनों को साथ के साथ ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। तो यहां पे अगर इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो इस यहां पे डेरिवेशन लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग अपना डेरिवेशन लिखेंगे। तो क्या लिखा, व्हेन ए, इसने क्या फाइंड आउट किया, व्हेन ए बीम ऑफ monochromatic light is passed through a homogeneous medium या absorbing solution, कुछ भी लिख सकते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू ए एब्जॉर्बिंग मीडियम या होमोजेनियस मीडियम, देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन
intensity of radiations with the thickness of medium is directly proportional, ऐसा लिख सकते हैं, is directly proportional to the intensity of radiations, to the intensity of radiations। देखो इसने क्या बोल दिया बच्चे कि जैसे हम जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब हम पास करवाएंगे एक होमोजीनियस मीडियम या एक एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन या मीडियम से, तो जो रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, कि जो हमारी जो इसकी इंटेंसिटी थी पहले 10 थी तो उसमें से कुछ अब्जॉर्ब हो गया, फिर अगर हमने थिकनेस बढ़ाई थी तो और ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी, तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी थी हमारी रेडिएशन की वो तो क्या हो रही, डिक्रीज, और करिए डिक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज होगा इसकी इंटेंसिटी के अंदर, कब, किसके साथ, थिकनेस ऑफ मीडियम, की जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है हमारी जो लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो क्या होने लगी, डिक्रीज, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या होने लग गया, ज्यादा। वो थिकनेस के साथ साथ कैसे मैटर कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है और जो हमारी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज हो रहा था, वो कब ज्यादा डिक्रीज होगा, जब अगर इंटेंसिटी ज्यादा होंगी। अगर मेरी रेडिएशन 10 थी तो 10 से बाई चांस मान लिया कि यहां पे 10 थी तो 7 अब्जॉर्ब होगी हम वहां पर, लेकिन अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो 7 नहीं होंगी, वो ज्यादा हो जाएगी वहां पर। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी, हम जो इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी का मतलब होता है अगर एक ही एनर्जी की ज्यादा रेडिएशन से, मान लो पहले 1 जूल एनर्जी की 10 रेडिएशन थी, अब 1 जूल रेडिएशन की 100 है, तो हमारी इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी कि एक सेम एनर्जी की जो हमारी नंबर ऑफ रेडिएशंस थी वो क्या हो गई, ज्यादा। जब एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन ज्यादा हो जाते हैं हम बोल देते हैं उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो उसने बोला कि जितनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी, पहले 10 रेडिएशन, 100 रेडिएशन, फिर 1000 रेडिएशन, तो जैसे जैसे आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो इनकमिंग रेडिएशंस की, वैसे वैसे जो अब जो हमारा थिकनेस भी बढ़ा रहे हैं तो अब जो एब्जॉर्प्शन होगा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होगा, तो 10 में से 3 होगा तो 50 में से 30 हो जाएगा, या फिर जब हमने 100 कर दिया तो उसमें से 40 या 70 का हो गया। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिक्रीज हो गया, जब ज्यादा रेडिएशन डिक्रीज एब्जॉर्ब हो गई तो अब जो हमारी क्या थी इंटेंसिटी इनकमिंग रेडिएशन की वो क्या होगी, कम। तो कह रहे जो रेडिएशन की इंटेंसिटी हो रही है वो कम हो रही है, कब, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हम उसकी इंटेंसिटी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कि थिकनेस के साथ साथ एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक था, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही इंटेंसिटी हमारी रेडिएशंस की कम हो जाएगी। लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करती है कि हम कितनी रेडिएशंस डाल रहे हैं। ज्यादा रेडिएशंस डालेंगे तो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और लेकिन इसने बीएड लॉ में जब हम लिखते हैं तो इसी में क्या लिखते हैं, ये डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ती है कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू ए होमोजेनियस मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज वेल एज, ये सब कुछ सेम लिखना है और फाइनली लिखना है एज वेल एज विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विद द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम या एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। इसने बोला, अब इसको हम ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली, तो ये भी केवल डेफिनेशन था। तो इसने बोला कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वो थिकनेस के ऊपर तो करेगा ही करेगा, और उसके साथ साथ किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी कंसंट्रेशन पे करेगा। और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी उतनी ज्यादा हमारे इंसिडेंट की नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। यही इन्होंने बोला। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे भाई, कैसे, एक मैथ की हेल्प से लास्ट में न्यूमेरिकल सा करेंगे, उससे पता चलेगा कि जैसे जैसे मैं एक पर्टिकुलर ये इंसिडेंट वाली ज़्यादा रेडिएशंस डालूंगा तो उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी मैं बोलूँगा कि मेरी जो डिक्रीज हो गया क्या इंटेंसिटी के अंदर ऑफ रेडिएशंस, क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई तो ज़्यादा डिक्रीज हो गया। और वो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी रेडिएशंस हम उस पर डाल रहे हैं।